हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल ही पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैसे बनाया गया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जो इन इफेक्ट हुआ था सिंस 1921। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में फर्स्ट टाइम डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी इन द प्रोविंसेस, और इस सिस्टम का सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जमकर विरोध किया था। स्वराज पार्टी ने काउंसिल्स में एंट्री करके इस एक्ट की हॉलोनेस को पूरे देश के सामने रख दिया था। इसी से परेशान होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुद्दिमन कमेटी भी सेटअप की थी 1924। इन सभी टॉपिक्स पे हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हम उनको सिर्फ ब्रीफ में देखेंगे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में सेटअप किया था साइमन कमीशन, जिसका मैंडेट था कि वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को देखे और उसमें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे। साइमन कमीशन का पूरे देश में बॉयकॉट किया गया था और इसने इंडिया में 2 टाइम विजिट करके मई 1930 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी। एट द सेम टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जिसे दिसंबर 1928 के सेशन में अप्रूव कर दिया गया था। साथ ही गवर्नमेंट को 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर वो नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो दिसंबर 29 में पूर्ण स्वराज कांग्रेस का गोल मान लिया जाएगा और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जी लॉन्च किया जाएगा। मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुई विद द डांडी मार्च, और इसी से परेशान होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी। इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद मार्च 1933 में वाइट पेपर लाया गया और इसी के बेसिस पे बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आइए सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चेंज किया। इस एक्ट के आने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर इंडियन काउंसिल होती थी, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे थ्रू दी वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने यहाँ पर क्या चेंजेस किए। फर्स्ट चेंज ये था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अब नाम बदल कर दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा, और इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे जॉन डंडास, और इस तरीके से सर जॉन डंडास बने फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। दूसरा मेजर चेंज था कि अब इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबॉलिश कर दिया गया। ये काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएट की गई थी इन 1858। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए अब इंडियन काउंसिल की जगह होता था एडवाइजर्स, और इन एडवाइजर्स की संख्या भी 15 से रिड्यूस करके 6 कर दी गई थी। आइए जानते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस किए गए थे। 1935 के एक्ट से पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर में होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि 2 हाउसेस। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर बाईकैमरल होता था। लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सीट्स होती थी और काउंसिल ऑफ स्टेट में होती थी 60 सीट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यहाँ पर चेंजेस किए गए। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को 145 से इंक्रीज करके 375 कर दिया गया। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम अब फेडरल असेंबली रख दिया गया। साथ ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स की संख्या भी 60 से इंक्रीज करके 260 कर दी गई। लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाने लगा, उसका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से था। अब इसमें सीट्स कर दी गई थी 375, जिसमें से 250 ब्रिटिश इंडिया के लिए थी और 125 थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ऐसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट की अब सीट्स कर दी गई थी 260, जिसमें से 156 थी ब्रिटिश इंडिया के लिए और 104 थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, जिसमें इंक्लूडेड थे बोथ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स। इन प्रिंसली स्टेट्स को अगर फेडरेशन ज्वाइन करनी थी तो उनको साइन करना था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये एंटायरली प्रिंसली स्टेट को डिस्क्रिशन दी गई थी कि वो फेडरेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, और अगर 50% से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स
फेडरेशन को ज्वाइन करते हैं तो इंडिया फेडरल स्टेट बन जाता। हालांकि फेडरेशन वाले प्रोविजंस कभी भी लागू ही नहीं हो पाए क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। आइए अब जानते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में 1935 एक्ट में क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने रिटेन किया कम्युनल इलेक्टोरेट्स का प्रिंसिपल और अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए टू डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेंस, वर्कर्स इन एडिशन टू मुस्लिम, सिख्स, यूरोपियंस। तो कम्युनल इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल 1935 के एक्ट में भी रिटेन किया गया था। आइए अब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कैसे डिवाइड की थी पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस। 1919 के एक्ट में सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी दो कैटेगरीज थी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे लॉज गवर्नर विद इंडियन मिनिस्टर्स लॉ बनाते थे और रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर्स विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स लॉ बनाते थे। कहने का मतलब प्रोविंसेस में एक टाइप की डबल गवर्नमेंट थी और इसी को दायरकी का नाम दिया गया था। आइए अब देखते हैं 1935 एक्ट में इसको कैसे चेंज किया गया। 1935 एक्ट में सब्जेक्ट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फेडरल सब्जेक्ट्स, कॉन्करेंट लिस्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे और कॉन्करेंट लिस्ट में थे 36 आइटम्स। ऐसे सब्जेक्ट्स जो ऑल इंडिया इंटरेस्ट के थे उन्हें फेडरल लिस्ट में डाला गया था और इस पे लॉ सिर्फ फेडरल लेजिस्लेचर ही बना सकता था। ऐसे ही जो सब्जेक्ट्स लोकल इंटरेस्ट के थे उनको प्रोविंशियल लिस्ट पे डाला गया था और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ही इन पर लॉज बना सकती थी। कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम्स को डाला गया था। ये आइटम्स भी प्रोविंशियल इंटरेस्ट के थे लेकिन इसको ऑल ओवर द कंट्री यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट चाहिए था और इस लिस्ट के लिए फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों एम्पावर्ड थे टू इनैक्ट लेजिस्लेशन। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लें। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंसेस से दायरकी को रिमूव कर दिया था। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेडरल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर वॉयसरॉय एंड मिनिस्टर्स को थी, वहीं रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के लॉ वॉयसरॉय विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना सकते थे। कहने का मतलब ये है कि अब सेंट्रल लेवल पे एक डबल गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी, एक तो वॉयसरॉय और उसके मिनिस्टर्स की और दूसरी वॉयसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पर एक्ट ऑफ 1935 ने दायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो 1935 के एक्ट ने प्रोविंसेस से दायरकी को एबॉलिश किया था और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था एट द सेंट्रल लेवल। यहाँ पे एक बात और जान लें कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, जिनको हम रेसिडुअल सब्जेक्ट्स कहते हैं, उन पर लॉ बनाने की पावर वॉयसरॉय को दी गई थी। आइए अब बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। 1935 के एक्ट ने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी और दायरकी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था फ्रॉम द प्रोविंसेस। कहने का मतलब ये है कि अब प्रोविंसेस में सिर्फ एक ही लॉ मेकिंग बॉडी थी और वो थी गवर्नर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस किए गए थे। सबसे पहला चेंज तो ये था कि दो नए प्रोविंस बना दिए गए थे। बिहार और उड़ीसा को अलग करके उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था और सिंध को बॉम्बे से रिमूव कर दिया गया था और सिंध भी एक नया प्रोविंस बन गया था। तो अब टोटल ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस 9 से बढ़कर 11 हो गए थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज था, इन 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस की गई थी और ये 6 प्रोविंसेस थे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। आइए अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस चेंजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंट्रोड्यूस किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात की गई थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट और इस फेडरल कोर्ट को काम था एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट ऑन द फेडरल मैटर्स। ये फेडरल कोर्ट 1937 में दिल्ली में सेटअप किया गया और 1950 में इसी का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रख दिया गया। एक्ट ऑफ 1935 ने ही सेटअप किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसी में बात की गई थी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो ये एक्ट लेके आया वो था फेडरल रेलवे अथॉरिटी। इस एक्ट ने रेलवे का कंट्रोल दे दिया फेडरल रेलवे अथॉरिटी को। इस फेडरल रेलवे अथॉरिटी में 7 मेंबर्स होते थे और ये आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्टर्स थे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस भी की। सबसे पहला था सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया गया और उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया। और फोर्थ था एडन को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हमने बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर ये कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।